हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हाइपर कंजुगेशन का बात करेंगे। हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन में आता है अल्फा एच को समझेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर फाइंड करेंगे कैसे ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसका एप्लीकेशन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये सब सारा टॉपिक नेक्स्ट में फिर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मेनली इस दोनों पर फोकस है और कुछ 3-4 अच्छा क्वेश्चंस है जिसको ट्राई करना। अगर वो बन जा रहा है तो समझना कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि ये रेजोनेंस टाइप का ही होता है। कुछ क्या होता है? रेजोनेंस टाइप का ही कुछ होता है। तो हाइपर कंजुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, या फिर प्लस एच इफेक्ट भी बोला जाता है, या सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एल्कीन कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल। देखो कैसे। सबसे पहला केस लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ देखा जाता है। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में स्टडी करते हैं क्या, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए यहाँ पे एक पहला केस लेते हैं कार्बोकैटायन कंजुगेशन। ठीक है, कार्बोकैटायन कंजुगेशन, इसमें देखो जैसे कि ये हमारे पास कार्बोकैटायन दिया हुआ है। ठीक है, और ये कार्बोकैटायन में क्या होता है कि ये जो अल्फा एच होता है, पहले अल्फा एच बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है और परमानेंट इफेक्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अल्फा एच क्या होता है? अल्फा एच इज द sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस अल्फा कार्बन जो कि sp3 कार्बन होता है उससे अटैच जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो जैसे कि ये sp2, ये है sp2 कार्बन। ठीक है, ये sp2 कार्बन है। ठीक, sp2 कार्बन है ये, और ये है sp3 कार्बन। sp3 कार्बन ये है, तो इससे अटैच जो होता है ना, डायरेक्टली अटैच, नॉट अटैच, इट इज द डायरेक्टली अटैच कार्बन, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसका जो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा, ताकि कहाँ प्रैक्टिस होगा, स्टेबिलिटी चेक करने अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब मैंने सेट किया, उससे तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये अल्फा एच हो गया। ठीक है, ये भी अल्फा एच हो जाएगा, ये भी अल्फा एच हो जाएगा, ये दोनों, ये अल्फा एच, ये अल्फा एच, ये अल्फा एच। ठीक है, चलो तो अब क्या कैसे इसमें होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अल्फा एच का क्या बोले, डेफिनेशन क्या था? ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स sp2 कार्बन की तरफ। ये sp2 कार्बन है नहीं है, ये sp2 कार्बन है नहीं है, ये sp3 है नहीं है, ये अल्फा एच होगा नहीं होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, H प्लस बाहर आ जाता है, और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ पे कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस टाइप का कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब इन द सेम वे क्या होता है, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। ठीक है, और फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन तैरता रह जाएगा हवा में, कोई बॉन्ड नहीं बने, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इन द सेम वे यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, कितना नंबर ऑफ जितना होगा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितना बनेगा। जैसे वहां हम देखते थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनता था, वो बना के हम देखते थे, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा ना उतना ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि इसमें 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो इसमें 1, 2 और 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। और इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होता है। इसका और से ज़्यादा फैक्टर है, लेकिन वो सब एक
सिक्वेंशियल वे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी पहले देखते हैं कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन तो इसमें नहीं पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड कंजुगेशन ये सब सारा चीज़ इसमें देखते हैं। पहले फ्री रेडिकल का अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि CH3 CH2 रेडिकल है, CH3 CH2 रेडिकल यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ भेज देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर बना, अब क्या हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ ले गया, ठीक है, और इसके कारण और ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो एक ये बन जाता है, तो ये बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है यहाँ वाला, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक मिनट, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है और यहाँ पे फिर ये आपस में ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और ये फिर स्ट्रक्चर बनता है। इसमें भी फिर से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी फिर से क्या बना, तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इन द सेम वे पाई बॉन्ड कंजुगेशन स्टार्ट, पाई बॉन्ड में भी इन द सेम वे इस तरह। अब इसमें कैसे होता है देखो, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इसको भेजता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज आया, तो एक मिनट, सॉरी, हाँ सही तो है। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो ये क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण H पॉजिटिव बाहर आ जाता है। फिर यही किया, फिर द सेम वे ये इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ हुआ, ऐसे ही करते करते ये स्ट्रक्चर हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। ये कैसे होता है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट बेकर-नाथन ने फाइंड किया था, इस कारण इसको बेकर-नाथन इफेक्ट इसे नाम दिया जाता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये याद रखना। चलो, अब नेगेटिव चार्ज वाला कंजुगेशन भी तो कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज वाला कंजुगेशन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होता। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें कोई शिफ्टिंग ही नहीं होता, इधर नहीं जा पाता, क्योंकि अनायन के पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी ऑलरेडी है, कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ये तो बन रहा है, एक नेगेटिव चार्ज वाला तो भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो अपना दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, इस कारण नेगेटिव चार्ज में कंजुगेशन नहीं होता, इसीलिए कोई हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट नेगेटिव वाले में नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे बात करते हैं कि प्लस H का ऑर्डर क्या होता है। प्लस H का ऑर्डर इसमें CH3 CD3 CT3 होता है, ठीक है, और माइनस I का ऑर्डर क्या होता था, माइनस I का ऑर्डर याद करो, माइनस I का ऑर्डर कैसे लिखते थे हम लोग इसमें, सॉरी प्लस I का ऑर्डर कैसे लिखते थे इसका, CH3 पहले आता था, CT3 पहले आता था ना, उसके बाद CD3, फिर CH3 पहले आता था, फिर CH3 बाद में आता था, लेकिन इसका प्लस H का ऑर्डर सीधा उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा बट तुम्हें आएगा GOC2 में, जब नेम रिएक्शन पढ़ते रहेंगे तो, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान में रख लेना। अब देखो क्यों CH3 ही क्यों ज़्यादा होता है, देखो CH बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, जिसके कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करके जल्दी से रिंग में देगा और कंजुगेशन फास्ट होगा, जिसके कारण प्लस H इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है इसका कुछ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये नीट में आ चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना, ठीक। देखो, सबसे पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से अभी तो छोड़ो, अभी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा H। सबसे पहले अल्फा H काउंट करो, इसमें अल्फा H कितना है, सॉरी ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलती बना हुआ है, इसमें
इसमें ये स्ट्रक्चर बनाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनाओ। अब देखते हैं ना, इसमें पहले अल्फा एच काउंट करो सबसे पहले। इसमें अल्फा एच बताओ, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। देखो इसमें अल्फा एच sp2 कार्बन से sp2 कार्बन से अटैच, तीन यहाँ पे हो गया, फिर sp2 से sp3 है, ये देखो इसमें कितना हो गया, अल्फा एच बराबर 3, यही तीन ही अल्फा एच है। sp2 कार्बन से sp3 कार्बन अटैच होगा, उस sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा एच होता है। यहाँ पे अल्फा एच कौन सा होगा, यहाँ पे अल्फा एच होगा CH3 का, देखो ये 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो मतलब कितना हो गया, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 12, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितना हो जाएगा, 1 3 3 6 और 3 3 3 6 और 3 9, ठीक है। इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन 6, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन 3, या 3 ही होगा ना, अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 ही होगा ना। चलो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, तो भाई ये तो सबसे पीछे चला गया, 7 सबसे पीछे। अब देखो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो पहले आएगा ना, ठीक है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन 12 है, तो ये 12 वाला पहले आएगा, ठीक है। लेकिन देखो एक बात यहाँ पे, कि यहाँ पे तो 12 है, लेकिन उससे अल्फा हाइड्रोजन से मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी को ज़्यादा इन्हांस करता है, ठीक है। तो ज़्यादा, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो कि रेजोनेंस भी हो रहा है, इस कारण फर्स्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा, खुद चेक कर लो, किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन, मीजोमेरिक इफेक्ट का काम खत्म। अब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखो, हाइपर कंजुगेशन का देखो कि अल्फा एच कितना ज्यादा है, अल्फा एच 12 है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा, अल्फा एच 9 है तो थर्ड नंबर में आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 है और 5 है, 6 और 5 सॉरी 4 और 5 दोनों में 6 है, ठीक है, और 6 में 3 है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 5 में देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है। देखो ये कौन होता है, ये ट्रांस होता है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर होता है, ये सिस स्ट्रक्चर होगा, आपने आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा ये सिस स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर होता है, ये सेम साइड होगा तो सिस स्ट्रक्चर होता है, और सेम साइड होगा और जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसीलिए 4 पहले आएगा फिर 5 आएगा, और सिस स्ट्रक्चर लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है। अब है यहाँ पे, ठीक, अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का बढ़िया क्वेश्चन हो गया। उससे भी अच्छा बढ़िया क्वेश्चन क्या है पता है तुमको, देखो ये है, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन ये है, इसको जो सॉल्व कर लिया ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो सॉल्व कर लिया समझ लो इसका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का खेला खत्म हुआ है, उसको सारा चीज आ गया, ठीक है। देखो इसमें कैसे है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अब देखो अल्फा एच हाइड्रोजन काउंट करो सबसे पहले, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 6, अरे यार पहले तो रेजोनेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन काम नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, अब बताओ अब क्या करेंगे। अब तो सबसे पहले देखो कि हम इस स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, एक मिनट, इस स्ट्रक्चर को हम जैसे कि CH3 है ना, तो इसको देखो, इसको CH2 कर दो, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक, इसको भी CH2 कर दो और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, इसको भी CH2 कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, ठीक, आराम से समझना, थोड़ा धैर्य से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो इसका जो हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड है, ये अपना सारा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, और ये यहाँ इसको दे देता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सो बताओ, देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तो अभी सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH2 हो गया, ये बॉन्ड इधर आ गया ना, ये वाला बॉन्ड,
ठीक है, यहाँ पे CH3 पहले से था, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, हाइड्रोजन CH3 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक। अब देखो, अब इस अनायन का डिग्री देखो कितना है। अब इस अनायन का डिग्री बताओ कितना है। इस अनायन का डिग्री 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। अरे इस कार्बन से देखो ना कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री हो गया ना, ये 2 कार्बन है तो 2 डिग्री हो गया, ये 2 कार्बन है तो ये 1 कार्बन है तो 1 डिग्री हो गया। अब अनायन का स्टेबिलिटी जो होता है, अनायन स्टेबिलिटी जो होता है वो 1 डिग्री का ज़्यादा होगा इसमें 2 डिग्री से। क्यों? क्योंकि जो प्लस एच इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट अब इसमें देख रहे हैं ना, इंडक्टिव इफेक्ट से काम करेंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट से काम करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा हो नहीं जाएगा इसका स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, कैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड में लगा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम साइड में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ये ट्रांस होगा ना, ये ट्रांस होगा और ये क्या हो जाएगा, सिस, इस कारण ये पहले आ जाएगा। और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल डन, ठीक। ये ऐसे इसको सॉल्व करो, तोड़ जोड़ के सॉल्व करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो सारा चीज इसमें देखते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन का बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा हाइड्रोजन बताओ। इस sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जो होगा उसका हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6। अल्फा हाइड्रोजन बराबर ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 2, कौन स्टेबल, ये स्टेबल, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन क्या होता है, sp2 से अटैच sp3, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 2 और 3, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 7, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिनट, एक 2 3 4 3 7, सही है ना, ये तो सही है, 1 2 3, अच्छा उसके बगल वाला थोड़ी ना काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन में 3, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 1, देखो ये 1 ही है ना, एक ही है, ये sp2 है ना, तो इस कारण ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका 1 है, 3 है, 7 है, तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, सिंपल, ये इसका ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, जल्दी बताओ, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, 8 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब देखो, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले रेजोनेंस देखो ना, सबसे पहले रेजोनेंस देख के स्टेबिलिटी काउंट करो, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा है, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भी भेज रहा है, यहाँ भी ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, सिर्फ ये अपना यहाँ भी, तो मोर एंड मोर रेजोनेंस, ठीक है, इस कारण इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पे देखो कि ये फ्री रेडिकल जो है वो अपना ये यहाँ पे रेजोनेंस ही हो रहा है बस, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है प्लस अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6, इसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें रेजोनेंस कम हो रहा है, फर्स्ट वाले में तो रेजोनेंस कम हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो रहा है ना, इस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये तो इससे पहले आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह सेम में ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड,
ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है सबसे पहले, इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो ये है मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। कैसे, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और एक एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, इसको हाइड्रोजिनेशन कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लग गया, 2 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके अनस्टेबल करके उसको स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है हाइड्रोजन लगा के। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं ना, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा हीट लेगा, उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। अगर पाई बॉन्ड का नंबर सेम हो गया तो अगर स्टेबिलिटी कम है तो हीट, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कम हो जाएगा ना तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा, हीट ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है। इस कारण देखो ये तो एनर्जी है ना, एनर्जी, ये तो एनर्जी का टाइप है, ठीक है, और ये स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी क्यों इन्वर्स होता है, इस कारण याद रखना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। चलो अब है इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ, पाई बॉन्ड ज्यादा, सॉरी पाई बॉन्ड ज्यादा तो हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, इसका पाई बॉन्ड ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, पाई बॉन्ड ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, पाई बॉन्ड ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। अब सावधान रहो, ठीक है, इसका भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। पाई बॉन्ड सेम हो गया ना। अब देखो कि अल्फा हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, बताओ जल्दी। अल्फा हाइड्रोजन, अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इन्वर्स हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन किसका ज़्यादा है, इसका, इसका अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल एल्कीन, ये हो जाएगा लेस स्टेबल एल्कीन, ठीक है। इस कारण लेस स्टेबल एल्कीन तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। समझ में आया, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता जा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब इसमें CH2 है, CH2 है, यहाँ पे CH3 है। देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड किसका, पाई बॉन्ड सेम है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन देखो ना कितना है, अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना है, ये sp2 sp3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़ो, तुम दिमाग में सबसे पहले सोचो कि इसमें रेजोनेंस भी तो हो रहा है, ठीक है, इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा है, नहीं ये रेजोनेंस भी तो हो रहा है, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी भी तो है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, अरे साइक्लिक है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि कैसे देखना है, आगे पूरा रामायण अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। फिर कैसे एंटी एरोमेटिक, बैक बॉन्डिंग, सब चीज़ का खेल आगे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अभी जो बता दे रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग को एडजस्ट करके इसको सहन कर लो कि ये हो जाएगा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्या करता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल हो गया तो मतलब एल्कीन का अनस्टेबल, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, अनस्टेबल एल्कीन, ठीक है। अब ये देखो एरोमेटिक है, ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है, एरोमेटिक है, और ये क्या है, रेजोनेंस है इसमें, बस इसमें कोई एरोमेटिसिटी भाई, साइक्लिक ही नहीं है ना। इसमें इसमें क्या है, नो रेजोनेंस, अनस्टेबल एल्कीन, इसीलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें एरोमेटिसिटी रेजोनेंस से ज़्यादा आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग याद रखेंगे क्या, एक ट्रिक, आ रही, ठीक है, आ रही, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, उसके बाद कौन होता है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, आ रही, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब इसमें ये याद तो रख लो भाई, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि बेंजीन से जो ज़्यादा होता है, बेंजीन से ये एल्कीन ज़्यादा होता है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजीन को कोई नहीं तोड़ सकता है ऐसे जल्दी, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन का जो मैं बात कर रहा था वही आ गया, ठीक है। इसको 1 मिनट सोचो उसके बाद बनाना। क्वेश्चन कह रहा है
कि कंपेयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन द गिवन कंपाउंड। इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज कंसीडर करके चलना है और इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। देखो इसको कैलकुलेट नहीं मतलब ऑर्डर फाइंड करना है। कैसे करना है चलो चेक करो एक बार। देखो सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन करो, इसको मतलब बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे रेडिकल नहीं आएगा यार, ये यहाँ पे आएगा। देखो ये रेडिकल पहले से नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, रेडिकल पहले से नहीं है, मैंने बेकार बना दिया पहले से। छोड़ो, मान लो कि अरे पहले से नहीं है, अभी हम लोग बना देंगे फिर से, हम वैसे ही बनाने ही वाले थे इसमें, ठीक है। तो अब देखो कि जो रेडिकल आ रहा है ना, वो रेडिकल कहाँ स्टेबल है। जैसे कि मान लेते हैं ना कि मान लो जैसे कि इसको तोड़े, ठीक है, तो इसका रेडिकल यहाँ आएगा, एक यहाँ रेडिकल आएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये रेडिकल यहाँ आएगा, इसको तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, इसको तोड़ेंगे तो एक रेडिकल यहाँ आएगा। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वो देखो। स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल बात करेंगे तो किसका ज्यादा होगा, बताओ जल्दी से, किसका ज्यादा होगा। अरे इस बॉन्ड का ज्यादा होगा ना स्टेबिलिटी, क्योंकि ये देखो गजब का रेजोनेंस कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए डेल्टा का सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, गामा का, डेल्टा का होगा, इसके बाद गामा का, ठीक है। उसके बाद बीटा का, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, ये कंजुगेशन कर रहा है, ये दोनों तरफ कंजुगेशन कर रहा है, इसीलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी। और ये एक ही तरफ कंजुगेशन कर रहा है, ये वाला एक ही तरफ कंजुगेशन कर रहा है ना, इस कारण इसका ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया बात, ये दोनों तरफ जा रहा है, ये बस एक ही तरफ जा रहा है, और इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये बीटा आ जाएगा पहले, और ये तो भाई कहीं नहीं जा रहा है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी ये है अल्फा का। स्टेबिलिटी इनवर्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, अल्फा का ज़्यादा, बीटा का ज़्यादा, फिर गामा का ज़्यादा, फिर उसके बाद डेल्टा का ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करो और क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज करके स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब बताओ कि इसमें की नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजन इज प्रोटोनेटेड इजिली इन द गिवन कंपाउंड। इसमें से, इस कंपाउंड में से कौन सा नाइट्रोजन इजिली प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब कौन किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, कौन जल्दी हाइड्रोजन ले लेगा। और हाइड्रोजन वही लेगा ना जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कौन जल्दी लोन पेयर डोनेट कर देगा। देखो जैसे कि ये लोन पेयर है और इसका ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में कंजुगेशन कर रहा होगा, और ये लोन पेयर मैंने बताया था कि ये बगल पाई जो बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड के बगल वाला जो लोन पेयर होता है वो कौन सा होता है, लोकेलाइज्ड। कौन सा होता है, लोकेलाइज। और वो लोकेलाइज्ड इजिली प्रोटोनेट कर सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है दूसरे को, ठीक है। और प्रोटोनेशन उसका हो सकता है, क्योंकि जो लोकेलाइज होता है वही तो दे सकता है, जो डी लोकेलाइज होगा वो रेजोनेंस में इधर उधर जा रहा होगा, वो थोड़ी ना दे पाएगा। कोई स्टेबल आदमी ही ना दूसरे का हेल्प कर सकता है, कोई स्टेबल आदमी ही ना दूसरे को मतलब स्टेबल बना सकता है। इस कारण ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, इधर उधर घूम रहा है, ये नहीं दे पाएगा दूसरे को, ठीक है। तो इससे ध्यान रखो कि लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और इसी पे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कौन सा, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और इसी से सारा चीज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें ये सारा हो गया, इसमें ये सारा हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्टली क्या है, थैंक यू, ठीक है। अब मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बन आयन का बात करके उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फिर अगला वीडियो आएगा, उससे नेक्स्ट वीडियो आएगा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का हमारा और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन आएगा, मतलब 3 लेक्चर और आएगा, जिसमें सारा GOC1 एंड योर कॉन्सेप्ट इज बीइंग क्रिस्टल क्लियर, समझे। तो यार
पूरा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए ओके।